नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉ गुरु में। मैं अनुराग ऋषि और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स की, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, यानी कि वो कौन से ऑब्जेक्ट थे या वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से यूरोपियन कन्वेंशन का ओरिजिन हुआ, या फिर वो कौन से एस्पेक्ट्स थे जो इस कन्वेंशन को लेकर आए। फिर हम बात करेंगे यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स यानी कि ECHR के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे उन राइट्स की या उन फ्रीडम्स की जो ECHR के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और प्रोटेक्ट किए जाते हैं। फिर साथ ही साथ हम देखेंगे उन मशीनरीज़ को जो इन ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल नंबर 11, यानी कि यूरोपियन कन्वेंशन में प्रोटोकॉल नंबर 11 की क्या योग्यता है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए लॉ गुरु। तो दोस्तों शुरू करते हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स में इसकी हिस्ट्री की। दोस्तों यूरोपियन कन्वेंशन की हिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले रीजनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम को समझना पड़ेगा कि आखिर रीजनल सिस्टम होता क्या है। तो रीजनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक मशीनरी होती है जो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहीं अगर हम बात करें कि रीजनल ह्यूमन राइट इंस्ट्रूमेंट होते कौन कौन से, तो उनके एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रीटीज़, कन्वेंशंस और डिक्लेरेशन जो होते हैं वो रीजनल सिस्टम का पार्ट हैं, वो रीजनल सिस्टम कहलाते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो रीजनल ह्यूमन राइट सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को लोकलाइज करने के लिए हेल्प करता है, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट है उसको लोकल एरिया में इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है ट्रीटीज़ के थ्रू या फिर कन्वेंशन के थ्रू। आगे अगर हम इसकी बात करें, करेंटली द 3 मोस्ट वेल इस्टेब्लिश्ड रीजनल ह्यूमन राइट सिस्टम्स आर यूरोप, द अमेरिकाज एंड अफ्रीकाज। यानी कि अगर हम करंटली बात करें तो 3 रीजनल सिस्टम काम कर रहे हैं जिसको हम यूरोपियन कन्वेंशन, अमेरिकन कन्वेंशन और अफ्रीकन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे यूरोपियन कन्वेंशन के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं हम यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स यानी कि ECHR के बारे में। जैसे कि अभी हमने हिस्ट्री में बात करी कि कुछ नेबर स्टेट्स या ये कहें कि कुछ पड़ोसी देश आपस में मिलकर कन्वेंशन करते हैं, ट्रीटीज़ करते हैं अपने आप को सेव करने के लिए, या ये कहें कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट को लोकलाइज करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ देशों ने मिलकर, कुछ नेबर स्टेट्स ने मिलकर कन्वेंशंस किए और 3 तरह के कन्वेंशन हमारे सामने आए, यूरोपियन कन्वेंशन, अमेरिकन कन्वेंशन और अफ्रीकन कन्वेंशन। यानी कि यूरोप के देशों ने मिलकर यूरोपियन कन्वेंशन करा, अमेरिका के जो आसपास के नियरेस्ट देश थे उन्होंने मिलकर अमेरिकन कन्वेंशन करा, और अफ्रीका के आसपास के अफ्रीकन जो देश थे, कंट्रीज़ थी, उन्होंने मिलकर अफ्रीका कन्वेंशन किया। तो हम बात कर रहे हैं यूरोपियन कन्वेंशन की। द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट ECHR प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल इन कंट्रीज दैट बिलोंग टू द काउंसिल ऑफ यूरोप। यानी कि यूरोपियन कन्वेंशन जो है वो उन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करता है या उन कंट्रीज़ के जो पीपल हैं उनको प्रोटेक्ट करता है जो यूरोप काउंसिल से बिलोंग करती है या जो यूरोप काउंसिल की मेंबर्स हैं। सीधे और साफ शब्दों में अगर हम बताएं कि यूरोप काउंसिल के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके पीपल्स के ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है यूरोपियन कन्वेंशन। अब हमारे मन में विचार आ रहा होगा कि यूरोपियन काउंसिल या यूरोप काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं या वो कितने मेंबर्स थे जिन्होंने यूरोपियन कन्वेंशन में पार्ट लिया। तो 47 मेंबर्स स्टेट्स जो थी वो यूरोप काउंसिल में शामिल थी और उन्होंने ही यूरोपियन कन्वेंशन में पार्ट लिया, या ये कहें कि उन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया। इसके अगर हम पूरे टाइटल की बात करें या पूरे नाम की बात करें तो यह है कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। अब इसे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। द कन्वेंशन वॉज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। इट वॉज साइंड इन रोम ऑन November 4, 1950 एंड केम इनटू फोर्स ऑन September 3, 1953। यानी कि इसका जो फॉर्मेशन था या ये कहें ये कन्वेंशन जो थी वो बेस्ड थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे, यानी कि UDHR के फॉर्मेशन पे। और इस कन्वेंशन को जो साइन किया गया वो रोम में किया गया था 4 नवंबर 1950 में, और ये जो कन्वेंशन है वो इम्प्लीमेंट हुआ या फोर्स में आया 3 सितंबर 1953 से। The convention consists of 59 articles protecting basic human rights with 16 protocols। यानी कि इस कन्वेंशन में 59 आर्टिकल्स हैं
और साथ ही साथ 16 प्रोटोकॉल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। अब चलते हैं उन राइट्स की तरफ या उन फ्रीडम्स की तरफ जो प्रोवाइड की जाती हैं ECHR के द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं या फ्रीडम्स हैं जो ECHR के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, पर हमने उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स एंड फ्रीडम को पिक किया है। तो राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर और टू इनह्यूमन ट्रीटमेंट, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, फ्रीडम फ्रॉम फोर्स्ड लेबर, राइट टू फेयर हियरिंग, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशंस जैसे एग्जाम्पल्स इस कैटेगरी में आते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, राइट टू एजुकेशन जैसा इम्पोर्टेंट राइट भी इस कन्वेंशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, राइट टू मैरी एंड फाउंड अ फैमिली, राइट टू पीसफुल इंजॉयमेंट ऑफ हिज पोजेशन, एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी, राइट टू रिव्यू ऑफ अ कन्विक्शन बाय अ हाई कोर्ट जैसे एग्जाम्पल्स हैं उन राइट्स के या उन फ्रीडम्स के जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो प्रोटेक्ट किए जाते हैं ECHR के द्वारा। अब बात करते हैं उन मशीनरीज़ की जो इन राइट को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती हैं। सो देयर आर 3 मशीनरीज़। पहला है यूरोपियन कमीशन, दूसरा यूरोपियन कोर्ट और तीसरा द कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स। शुरू करते हैं यूरोपियन कमीशन से। यूरोपियन कमीशन वाज अ कमीशन हु रिसीव कंप्लेंट्स फ्रॉम पार्टीज थ्रू द सेक्रेटरी जनरल। द कमीशन could receive petitions from any individual, NGO और parties states। दोस्तों सबसे पहले हम यूरोपियन कमीशन की बात करें तो इसका रोल ECHR में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उस टाइम पर यूरोपियन कोर्ट की इतनी पावर नहीं थी जितनी यूरोपियन कमीशन की थी। यूरोपियन कमीशन ही वो एकमात्र साधन था जो पार्टीज से कंप्लेंट लेता था, पेटिशन लेता था सेक्रेटरी जनरल के थ्रू और उन केसेस को सॉल्व करता था। और वो पेटिशन या वो कंप्लेंट जो थी रिसीव की जाती थी इंडिविजुअल्स के थ्रू, NGOs के थ्रू या फिर डायरेक्ट स्टेट्स के थ्रू। उसके बाद अगर कमीशन को लगता था कि कुछ एक केसेस उसे कोर्ट के पास फॉरवर्ड करने चाहिए तो वो कुछ एक केसेस जो थे वो कोर्ट के पास फॉरवर्ड कर देता था, नहीं तो ज़्यादातर केसेस यूरोपियन कमीशन खुद सॉल्व करता था। यानी कि उस टाइम पर यूरोपियन कोर्ट की जो पावर थी वो इतनी नहीं थी जितनी यूरोपियन कमीशन की थी। फिर बात करते हैं यूरोपियन कोर्ट की। तो यूरोपियन अगर कोर्ट की बात करें तो यूरोपियन कोर्ट जो है ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल बॉडी थी और इस कोर्ट ने अपना काम करना, अपना फंक्शन करना शुरू करा 1959 से। वहीं अगर हम बात करें तो यूरोपियन कोर्ट को स्ट्रेसबर्ग कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। द कोर्ट हैज़ जुरिडिक्शन टू डिसाइड कंप्लेंट्स, एप्लीकेशंस सबमिटेड बाय इंडिविजुअल्स एंड स्टेट्स कंसर्निंग वायलेशंस ऑफ द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। यानी कि फंडामेंटल फ्रीडम्स और ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट के पास पावर है कि वो इंडिविजुअल से भी कंप्लेंट रिसीव कर सकते हैं और थ्रू स्टेट्स भी कंप्लेंट रिसीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड मशीनरी यानी कि द कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स। द कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स वाज एम्पावर्ड टू डील विद मेरिट्स ऑफ केसेस एंड अलॉन्ग विद दैट इट इंश्योरिंग दैट गवर्नमेंट कंप्लाई विद द कोर्ट्स जजमेंट। यानी कि जो मिनिस्टर्स की कमेटी थी उसका जो मेन काम था वो मेरिट के बेसिस पे जो केस आते थे उनको डील करना था, उनको डिसाइड करना था। और साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स की कमेटी थी उसका काम था कि जो कोर्ट्स ने जजमेंट दी है उनको कंप्लाई करना था। अब चलते हैं इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल 11 फॉर ECHR। दोस्तों इस पॉइंट को मैं लेकर आया इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है ECHR के बिहाफ से या ECHR के नज़रिए से। बात करें प्रोटोकॉल नंबर 11 के मेन काम की तो कन्वेंशन ने जो राइट्स और लिबर्टीज़ दी हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए जो मशीनरी बनाई गई है उसको रैशनलाइज करना, उसको फिल्टर करने का काम करता है प्रोटोकॉल नंबर 11। यही वो प्रोटोकॉल था जिसने यूरोपियन कमीशन और मिनिस्टर्स की जो कमेटी थी उसका काम ख़त्म किया और अब जो यूरोपियन कोर्ट था वो फुल टाइम परमानेंट कोर्ट में बदल चुका था, जिसकी वजह से जितने भी केसेस थे जो राइट्स को वॉयलेट करते थे वो डायरेक्टली परमानेंट कोर्ट में रेफ़र किए जाने लगे। द कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स इज़ नो लॉन्गर एम्पावर्ड टू डील विद द मेरिट्स ऑफ केसेस। यानी कि जो मिनिस्टर्स की कमेटी थी वो अब एम्पावर्ड नहीं थी किसी भी केस को डील करने के लिए। अब जो भी केस थे, जितने भी केसेस थे जो ह्यूमन राइट को वॉयलेट करते थे वो डायरेक्ट परमानेंट कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाने लगे, परमानेंट कोर्ट में डील किए जाने लगे। तो दोस्तों प्रोटोकॉल नंबर 11 का जो रोल था उसने यूरोपियन कमीशन और मिनिस्टर्स की जो कमेटी थी उसकी पावर्स को कम करते हुए सारी की सारी पावर यूरोपियन कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी, जिसको अब
फुल टाइम परमानेंट कोर्ट के नाम से जाने जाने लगा और सारे केसेस उसमें कमीशन के थ्रू ना आकर अब डायरेक्ट आने लगे, जिसकी वजह से उसकी जुरिडिक्शन में, उसकी पावर में बढ़ोतरी हुई और ये सारा कुछ हुआ प्रोटोकॉल नंबर 11 की वजह से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की यूरोपियन कन्वेंशन के बारे में। अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकन कन्वेंशन के बारे में। इस वीडियो के नोट्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके उन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि कि आपको समझने में और भी आसानी हो। हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियोस पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon.